फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 3 2025 के खंड बा के वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक है, चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 7 × 5 × 7 3 × 5 × 7 × 7 धन 7 एक अभाज्य संख्या है और वो क्यों है। तो यहाँ सबसे पहले डियर इसको क्या करेंगे, 3 × 5 इंटू आपको 7 दिया है और प्लस 7 दिया। इसको आपको बताना है कि ये एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है तो क्यों संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 पद है, प्लस के इधर पूरा 1 पद है और प्लस के बाद उधर 1 पद है। तो ये 7 दोनों पदों में 7 कॉमन ले लीजिए, यानी अगर 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 3 × 5 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, धन 1 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा 7 × ये 35 सॉरी 5 3 15 होगा और धन 1 और यहाँ से 7 × 16 और इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 16 को गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा। तो अब आप ये बताएं कि अभाज्य संख्या है कि अभाज्य, भाज्य संख्या है कि अभाज्य। तो ये भाज्य है, क्यों, क्योंकि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लिखेंगे भाज्य संख्या है, या ऐसे आप लिख दे 3 × 5 × 7 और धन 7 भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। फिर से समझ लीजिए, यह आपको पूछ रहा था, बताना है कि भाज्य है तो क्यों है। तो यहाँ 2 पद है, दोनों पदों में 7 कॉमन था, 7 कॉमन लेंगे, 3 × 5 धन 1 बचेगा, 3 × 5 15 15 में एक जोड़ेंगे 16 16 को हमने फैक्टराइजेशन करा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो ये क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 × 5 × 7 धन 7 जो है एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए क्या है, एक भाज्य संख्या है। ओके, चलते हैं। अगला प्रश्न है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा का होल अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि cot थीटा बराबर 7/8 करके आप एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें आप इन दोनों भुजाओं को डिनोट करके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा निकाल लीजिए। वैसे हम कर भी लेते हैं। क्या है कि आपको दिया है cot थीटा बराबर, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। तो यहाँ से अगर आप एक क्या बनाएंगे, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा जिसका नाम होगा ABC। यहाँ थीटा ले लीजिए और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी ये आधार है, ये लंब है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार 7 है और ये लंब 8 है। ठीक है भाई, लंब आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना है, 8 है। तो लंब जो है थीटा के सामने वाली भुजा होती है और थीटा से लगी हुई भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यह आधार हो गया। अब यहाँ हम प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण क्या है, कर्ण की भुजा नाम है AC और लंब कौन है, यहाँ से 8 का स्क्वायर धन ये 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 ना, 7 7 49 8 64। तो इसको हम अगर करेंगे तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा, AC स्क्वायर बराबर 113 आएगा। तो AC बराबर क्या आएगा, करड़ी में 113
अब फ्रेंड्स, अब आपको जिनका आवश्यकता है उसका मान निकाल लीजिए। यानी साइन थीटा की आवश्यकता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है फ्रेंड्स, 8 है, और कर्ण का मान अभी आपने निकाला करड़ी में 113, तो करड़ी में 113 रख लीजिए। और कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है फ्रेंड्स, यहाँ 7 है, और ये कर्ण कितना है, 113 करड़ी में। तो कॉस थीटा का मान आ गया 7 बटे 113 करड़ी में, और साइन थीटा का मान आ गया 8 बटे 1 करड़ी में 113। ये दोनों मान आ गए, तो दोनों मान अब इसी में रख दीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये है, और पूरे का बटे 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यही निकालना है। मान रख दीजिए यहाँ। तो 1 प्लस ये है 8 बटे करड़ी में 113 ना भाई, 8 बटे करड़ी में 113, और इंटू 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 113। ठीक है, बटे में भी वही हो जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस, कॉस का मान कितना है, 7 बटे, यह है 7 बटे करड़ी में 113 एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस 7 बटे करड़ी में 113 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम है ऊपर वाले में, अब बस एक में फ़र्क कितना है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो यहाँ ऊपर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे की बात करिए यहाँ भी दोनों चीज़ें सेम है, बस एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और ये दूसरा है 8 बाई रूट में 113 का होल स्क्वायर, और बटे में यहाँ भी 1 स्क्वायर माइनस यहाँ 7 बाई रूट में 113 का होल स्क्वायर। यहाँ करोगे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा फ्रेंड्स, और ये रूट में जो 113 है स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ये 7 सते 49, और ये हो जाएगा 113। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 113 एक के 113, 113 माइनस कितना हो जाएगा, 113 माइनस 64 बटे में 113, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 113 माइनस 49 और बटे में 113, ये 113 13 से कट जाएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा 64 बटे 49 बटे 64। ठीक है, ओके। तो प्रश्न नंबर 2 का खंड गा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ जो होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो ठोस है, 2 घन है, घन ऐसे है कुछ इस तरह से कि एक घन ये था, ठीक है, और एक घन और बगल है ऐसे, ये ऐसे एक घन और है। ठीक है, ये घन और है, जिनमें से प्रत्येक का जो वो है आयतन है वो कितना है, 64 है। तो यहां से कैसे बनेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर, भाई ये जो मिला है वो कितना है, दोनों घनों के आयतन के बराबर है। या ऐसे कर लें कि प्रत्येक घन का जो आयतन है वो कितना है, 64 है। यानी घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। या आप देख ले 64 दिया है, इसका आयतन कितना दिया है, 64। यहाँ से भुजा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 64। तो भुजा का मान क्या निकलेगा फ्रेंड्स, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं 64 का, तो कितने का हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 4। यानी ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। यानी घनाभ का बात करें, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जो है वो कितनी हो गई, लंबाई ये 4 और 4 मिलकर कितनी हो गई 8 हो गई। घनाभ की लंबाई कितनी होगी 8। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल यही है, यानी हो गया 4 सेंटीमीटर। और बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं है, यानी वो भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। यानी घनाभ की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2LB + BH + HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2LB का मान कितना है, L का मान 4 है, सॉरी L का मान 8, B का मतलब है चौड़ाई 4 धन B का मान 4, H का मान भी 4 धन H का मान 4, L का मान है 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 गुणे 8 चौके 32 धन 4 चौक 16, ये 8 चौके 32, 32 32 64, और 64 6 70 10 80। ठीक है भाई, जोड़ ले 2 6 8 10 10 के 0, ठीक है, और ये 3 1 4 4 3 7 7 1 8, यानी 160 घन वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा है, आपको घन का आयतन दिया है तो वहाँ से भुजा निकाल लीजिए, और दोनों घनों को मिला के एक घनाभ बनाया गया है, तो इसका मतलब है इसकी केवल लंबाई जो है बढ़ जाएगी, वो 4 4 8 हो जाएगी, बाकी उसकी ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो सेम रहेगी। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB + 2BH + 2HL, और इसी पे LBH का मान रख दीजिए, आपको जो भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिंदु -4,6 बिंदु इतने को किस अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से फिगर होगा कि एक बिंदु A क्या है, एक बिंदु A जो है वो है -6,10, -6,10 ये A, और ये B जो है वो कितना है, वो है 3,-8। ये पूछ रहा है इसको एक कोई बिंदु तीसरा है P मान लेते हैं, ये जो है -4,6 ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको हम मान लेंगे M1 और इसको मान लेंगे M2। आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो सिंपली से आपको फ्रेंड्स हमने बता रखा है कि अगर आपको ये जब ये है प्रच्छेदन निकाला हो, अनुपात में जब दिया हो, तब यहाँ लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है M1 x2 + M2 x1 बटे में क्या होगा M1 + M2, और कामा M1 y2 + M2 y1 बटे में क्या होगा M1 + M2। ठीक है फ्रेंड्स, और P का निर्देशांक आपको दे रखा है -4,6, और यहाँ M1 की बात करें तो M1 ही है, मुझे ज्ञात करना है। x2 का मान 3 है धन M2 का मान भी ज्ञात करना है, x1 का मान -6 है, रख दीजिए, बटे में M1 + M2 रख दीजिए, उधर M1 का मान ज्ञात करना रहने दीजिए, y2 का मान -8 है, रख दीजिए, M2 का मान ज्ञात करना है, y1 का मान 10 है। ठीक है, ये रख दीजिए, बटे में क्या हो जाएगा M1 + M2 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू जो है हमने x1 ये है, y1 है, ये x2 है, ये y2, ये और ये जो था ये P का निर्देशांक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें फ्रेंड्स, क्या आएगा -4,6, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3M1 और -6M2 बटे में क्या होगा M1 + M2, और यहाँ से -8M1 और +10M2 बटे में क्या आएगा M1 + M2। अब जब दो निर्देशांक बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, यानी अगर हम पहले को -6 को इसके बराबर कर लिए, पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, यानी 3M1 - 6M2 बटे में क्या होगा M1 + M2। इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, तो -4M1 -4M2 बराबर होगा 3M1 - 6M2,
अब यमोन को एक तरफ करिए तो -4 यमोन और -3 m2 यमोन बराबर -6 m2 माइनस यह वाला उधर आएगा प्लस हो जाएगा 4 m2 प्लस में 4 m2 ये कितना आएगा -7 यमोन बराबर आएगा -2 m2 यमोन बटे m2 करेंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स -2 बटे -7 यानी इसको करेंगे 2:7 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बिंदु -4, 6 जो है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा 2,7 अनुपात के अनुपात में विभाजित करेगा। ये ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। अभी फिलहाल प्रश्न नंबर 2 के 2 और खंड बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 के अंतिम 2 खंड हैं। पहला खंड है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इतने और इतने से क्या है समदूरस्थ है। तो सिंपल सी है, यहाँ से एक आपको बनाना a और यहाँ ये b। ठीक है, a का निर्देशांक कितना है 3, 6 और b का निर्देशांक यहाँ मान लेते हैं -3, 4 और एक बिंदु x, y जो है वो इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है। मतलब ये a से भी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, और b से भी समान दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि AP बराबर क्या होगा PB, यानी AP के बीच की डिस्टेंस जो है वो PB के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ भी वही PB के प्लेस पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यह है AP की बीच की डिस्टेंस ये होगी और PB के बीच की डिस्टेंस ये होगी। अब यहाँ से ये वाला रखेंगे तो हम क्या रखेंगे A और B के बिंदुओं को यूज करेंगे, A और B के बिंदुओं को यूज करेंगे। तो यहाँ से A में कौन होगा ये x1 ये होगा, यानी रखे फ्रेंड्स तो x1 का मान कितना होगा 3 और x2 का मान कितना होगा x, यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 6 माइनस y2 की बात करें तो y का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप इसमें भी रखिए, ये x1 होगा माइनस x2 का मान ये प्लस हो जाएगा और प्लस y1 का मान y होगा और y2 का मान कितना होगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, क्योंकि करड़ी है और करड़ी तभी खत्म होगी जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो करड़ी हो जाएगी खत्म। 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x धन 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9 धन x स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना, पहले का स्क्वायर 3 त्रिका 9 दूसरे का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 6x। यहाँ भी पहले का स्क्वायर 36 धन दूसरे का स्क्वायर y स्क्वायर धन माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना 6y का दुगना 12y बराबर यहाँ भी पहले का स्क्वायर यानी x स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 धन दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 6x और यहाँ भी y का स्क्वायर y स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और धन नहीं माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 8y। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब बचा क्या माइनस 6x माइनस 12y। ठीक है, और ये 9 6 15 प्लस 15 बराबर इधर कितना बचेगा ये हो जाएगा 9। यहाँ से एक काम और काट देते, 9 से 9 काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या बचेगा, केवल बचेगा ये बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब इधर क्या बचा 6x बचा और माइनस 8y बचा और एक चीज़ और बचा प्लस 16 बचा। सबको एक तरफ कर लीजिए तो माइनस 6x माइनस 12y माइनस प्लस 8y
और ये +6 -16 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी -6 12 x हो जाएगा, और ये कितना आएगा -4y आएगा, ठीक है, और -10 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन, अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यानी बचेगा कि 6x + 2y और माइनस नहीं प्लस, ये भी क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इक्वेशन इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, ये 6x + 2y + 5 बराबर कितना 5, 0, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। इसका अगला खंड है घ कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ एक सारणी बना लीजिए एक वर्ग अंतराल की, ठीक है। क्या बनाना है, एक वर्ग अंतराल की सारणी आपको बना लेनी है। ये वर्ग अंतराल, ठीक है, ये बारंबारता की हो जाएगी, और ये मध्यमान का, और एक आपको और बनाना है जिसका होगा fx का। तो ये कॉलम ऐसे बना लीजिएगा आप, ठीक है। ये हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये आपको वर्गंताल दे दिया। अच्छा, इसकी बारंबारता कितनी है, बारंबारता इसको f लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बारंबारता में 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है और 6 है। मध्यमान कैसे निकलता है, मध्यमान इसको हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो इसको x लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ के आधा करिए, 10 5, ये 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15। अब दोनों में डिफरेंस, सब में डिफरेंस 10 10 का है, 10 10 जोड़ते चले आइए। 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, और 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 होगा, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए इसका, 15 दूनी 30, यहाँ होगा f और गुणे x, या f और x गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, और 25 सत्ते हो जाएगा 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। यहाँ इनका 12 25 60, 12 तिहाई 36, 36 6 42, फिर से 12 25 60 का शून्य हासिल बचा 6, 12 तिहाई 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42 यानी 420। अब 15 25 75 के 5 हासिल बचा 7, और 15 चौका 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 67, 8 5 40, 40 के शून्य हासिल बचा 4, फिर 8 5 40, 40 4 44, ठीक है। ये 5 6 30, 30 का शून्य और हासिल बचा 3, 6 4 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, ठीक है। फ्रेंड्स एक बार फिर गुणा कर लेते हैं, 15 दूनी 30 होगा, और 5 7 35, 35 के 5 हासिल बचा 3, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 12 25 60 का शून्य हासिल बचा 6, 12 3 36, 36 6 42, 15 25 75, 75 के 5 हासिल बचा 7, 15 चौका 60, 60 में 7 जोड़ेंगे 67, 8 5 40, 40 का शून्य हासिल बचा 4, 8 5 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, और 6 6 5 30, 30 के शून्य हासिल बचा 3, और 6 4 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39। अब यहाँ अगला स्टेप होगा समांतर माध्य, यानी बारंबारताओं का योग कर लीजिए, 7 2 9, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15, इनको जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 15 30, ठीक है, 8 7 15, 15 15 30, और 30, चलिए ऐसे जोड़ लीजिए, 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 8 24, और 24 6 30, 30 के शून्य हासिल बचा 3, और यहाँ 2 2 में कितना हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, यानी 50 आएगा, ठीक है। तो 50 ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा fx, इनको जोड़ेंगे तो ये 5 5 5 10, शून्य हासिल बचा 1, फिर 7 3 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 9
23 9 32, 23 9 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33, 33 का 3 हासिल बचा 3, फिर 2 4 1 5, 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18, ठीक है, 18 3 21, यानी ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला जानते हो, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एम एफ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स प्लस अपॉन में सिग्मा एफ, तो यानी हो जाएगा 21 30 बटे में 50, ये इससे कट जाएगा और यहाँ भाग करेंगे 4 5 20, 5 चौके 20 और 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 30 5 6 30, यानी 42.6 इसका समांतर माध्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ओके चलते हैं, थैंक्स।